बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सीएसएस को हम पढ़ रहे हैं और सीएसएस का हमने ये मैक्स विथ तक लास्ट टाइम कवर कर लिया था। पोजीशन भी हमने स्टार्ट किया था, लेकिन पोजीशन को आगे नमाज का टाइम हो गया था, लेक्चर वाइंड अप हो गया था, तो हमने इसे यहाँ पर क्लोज कर दिया था। तो आज इधर से ही स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये पोजीशन की प्रॉपर्टी सीएसएस के लेआउट के लिए यूज होती है कि लेआउट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि हम वेबसाइट बनाते हैं, लेआउट डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये पोजीशन की प्रॉपर्टी मोस्टली उस चीज के लिए यूज होती है कि हमने किस एलिमेंट को किस जगह पे पोजीशन करवाना है, किस जगह पे शो करवाना है। द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पोजीशनिंग मेथड यूज फॉर एन एलिमेंट। ठीक है, वो ये बता रहा है कि किसी भी एलिमेंट के लिए हम स्पेसिफाई करते हैं इस प्रॉपर्टी के साथ कि हमने उसको किस जगह पे पोजीशन करना है, किस जगह पे रखना है। हमारे पास 5 किस्म की वैल्यूज इसमें है। पोजीशन की प्रॉपर्टी के अंदर 5 वैल्यूज हैं। एक स्टैटिक, दूसरी रिलेटिव, तीसरी फिक्स्ड, चौथी एब्सोल्यूट और पांचवी स्टिकी। Elements are then positioned using the top, bottom, left and right properties. जब हम पोजीशन की प्रॉपर्टी यूज कर लें एक मरतबा, ठीक है, हम पोजीशन की यूज कर लें, उसके बाद हम एलिमेंट्स को टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक हमने उसको किसी भी एलिमेंट पे पोजीशन की प्रॉपर्टी यूज नहीं की, तब तक हम ये चारों प्रॉपर्टीज भी यूज नहीं कर सकते। However, these properties will not work unless the position property is set first. ये वही बता रहा है जिस तरह मैंने अभी बताया आपको। They also work differently depending on the position value. और ये कह रहा है कि ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं, ये इसके हिसाब से मुख्तलिफ तरीके से काम करती हैं। अगर हमने स्टिकी रखा होगा तो ये लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टीज एक अलग तरह से काम कर रही होंगी। ठीक है, अगर हमने पोजीशन फिक्स रख दिया तो एक अलग तरह से काम करेंगी। इसी तरह रिलेटिव और एब्सोल्यूट के लिए भी ये एक अलग तरीके से काम करेंगी। स्टैटिक के लिए बाय डिफॉल्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वो तमाम के तमाम स्टैटिक होते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉपर्टीज वर्क नहीं करती। ठीक है। अच्छा, पोजीशन स्टैटिक HTML एलिमेंट्स आर पोजीशनड स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। जिस तरह मैंने अभी बताया कि जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक के साथ ही, बाय डिफॉल्ट उनकी पोजीशन स्टैटिक ही है, ऑलरेडी स्टैटिक है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ये वही चीज बता रहे हैं कि स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। ठीक है, कि उसमें लेफ्ट, बॉटम वगैरह इस तरह की ये प्रॉपर्टीज असरअंदाज नहीं होती। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने पोजीशन रिलेटिव, इसको भी हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा कवर किया था मेरे ख्याल से। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव में क्या होता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव दे दें, उसके बाद जब हम लेफ्ट, बॉटम, राइट या टॉप के साथ खेलते हैं, तो एलिमेंट अपनी असल जगह से, ठीक है, वो जिस जगह पे भी मौजूद हो, फर्ज करें अभी हमने, हमारे पास ये डिव का एलिमेंट है रिलेटिव, बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से काम कर रहा है, तो बॉर्डर लगे रहने दें। बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन क्या है, ये किस जगह पे मौजूद है, इस जगह पे मौजूद है। जब हमने इसको पोजीशन रिलेटिव कर दिया, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, अभी इस पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी सिर्फ हमने बताया है कि इस एलिमेंट को हमने जो पोजीशन है रिलेटिव करना है, कि हम जब भी इसको मूव करें, इसने अपनी असल जगह से ही आगे पीछे मूव होना है। ठीक है, अब अगर हम इसको टॉप करें 10 पिक्सल, तो ये देखें अपनी असल जगह से इस पॉइंट से, ठीक है, इसको 10 पिक्सल का ऑफसेट मिल गया। ठीक है, अगर इसी तरह अगर हम इसको लेफ्ट की भी दे दें, लेफ्ट 50 पिक्सल,
तो ये लेफ्ट साइड से भी 50 पिक्सल इस तरफ को मूव हो चुका है, लेकिन अपनी असल जगह से ही हो रहा है। ठीक है, अब इसके नीचे अगर हमारे पास एक और मजीद पी आ जाए, 10 पिक्सल, गलत हो रहा है ये मेरे ख्याल से, सही वर्क नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, अपनी असल जगह से मूव कर गया। अब मैं अगर इसको 50 पिक्सल भी कर दूं, तो ये देखें, ये अपनी असल जगह से ही मूव कर रहा है। अब जब इसने अपनी असल जगह छोड़ी, तो नीचे वाला जो भी एलिमेंट था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो इस तरह पोजीशन रिलेटिव काम करता है जी। वो अपनी असल जगह पे मौजूद है। अच्छा, उसके बाद पोजीशन फिक्स्ड। An element with position fixed is positioned relative to the viewport। कि एक एलिमेंट अगर इसको हम पोजीशन फिक्स कर दें, वैल्यू जो है फिक्स की दे दें, तो फिर ये किस तरह मूव करना शुरू करेगा, ये व्यू पोर्ट के हिसाब से मूव करेगा। और व्यू पोर्ट क्या होता है, यहाँ से लेकर ब्राउजर का डिस्प्ले एरिया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फिर इसके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। अभी इसका आउटपुट देखते हैं। ये हमारे पास एक एलिमेंट था, ठीक है, ये div, ठीक है। अभी इसको हमने और कोई भी पोजीशन नहीं दी। जब हम इसको पोजीशन कह देते हैं फिक्स, तो अब इसने फिक्स हो जाना है। ठीक है, इसने अपनी असल जगह को छोड़ देना है। और फिक्स किस तरह हो गया है, फर्ज करें अगर अब मैं इसको टॉप की प्रॉपर्टी दे देता हूँ 0, तो इसने व्यू पोर्ट के हिसाब से, इस टाइम हमारे पास जो व्यू पोर्ट है ना, ये वाली जगह व्यू पोर्ट बन चुकी है। ठीक है, ये प्रीव्यू सेक्शन, ये टॉप इसने ये व्यू पोर्ट के हिसाब से ये 0 पिक्सल पे चला गया। ठीक है, और राइट, जब मैंने इसको राइट का 0, तो ये राइट साइड पे चला गया इस पॉइंट पे। ठीक है, इसने अपनी असल जगह छोड़ दी और ये व्यू पोर्ट के हिसाब से काम करना शुरू कर गया। इससे पहले जब रिलेटिव में था, रिलेटिव ने अपने से ही, ठीक है, या अगर हम 10 पिक्सल अब करें, पहले मैंने आपको 10 पिक्सल करके दिखाया था, तो अब ये देखें 10 पिक्सल इस पोजीशन से ये मूव होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जब ये हमने रिलेटिव के साथ यही चीज किया था, तो रिलेटिव अपनी असल जगह से वो मूव कर रहा था। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मजीद पोजीशन फिक्स के बारे में। A fixed element does not leave a gap in the page where it would normally have been located. Notice the fixed element in the lower right corner of the page. Here is the CSS that is used. अच्छा, जब हम किसी भी एलिमेंट को बाद में फिक्स की प्रॉपर्टी दे, पोजीशन फिक्स कर देते हैं, तो व्यू पोर्ट के साथ बिल्कुल ही फिक्स हो जाता है। हम जितना मर्जी पेज को स्क्रॉल कर लें, आगे पीछे कर लें, अब उसने हमेशा यहाँ पे देखें ये फिक्स ही है। ये नीचे वाला एलिमेंट इसी तरह ये देखें, ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन इन्होंने ये वाला जो फिक्स किया है, ये आई थिंक स्टिकी के साथ नहीं, मेरे ख्याल से फिक्स के साथ ही किया हो। स्टिकी दूसरी तरह से काम करेगी, वो भी मैं स्टिकी के बारे में भी बताता हूँ। ये इन्होंने जावास्क्रिप्ट के साथ मेरे ख्याल से बाद में इसको फिक्स कर दिया। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव कर लिया, फिक्स कर लिया हमने। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट, ये तीसरी चीज भी देखें। अच्छा, ये इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है इस चीज के, ये आगे जाके आपके इसमें काम आएगी। An element with position absolute is positioned relative to the nearest position ancestor instead of position relative to the viewport like fixed.
अब इसमें एब्सोल्यूट पोजीशन क्या करता है, ये अपनी असल जगह तो छोड़ देता है, जिस तरह फिक्स में असल जगह छोड़ दी उसने, लेकिन इसने सबसे करीबी जो पोजीशन है एलिमेंट, ठीक है, इसने उसके हिसाब से काम करना है। लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसको पोजीशन रिलेटिव दिया गया है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला बॉक्स, पहला बॉक्स, ठीक है, ये वाला पहला बॉक्स, एक ये डिव है जिसको हमने क्लास दे दी रिलेटिव की, इसके अंदर एक मजीद डिव मौजूद है, ठीक है, हमने उसको फर्ज करें क्लास दे दी अब एब्सोलूट। अब जब हम इसको टॉप की प्रॉपर्टी देंगे तो इसने व्यू पोर्ट के हिसाब से मूव नहीं करना, ठीक है, इसने इसके करीबी जो भी पोजीशनड एलिमेंट था, इसका सबसे पोजीशन करीबी पोजीशन एंसेस्टर कौन सा बनता है, ये वाला एलिमेंट, इसने उसके हिसाब से एडजस्ट मूव करने आगे पीछे होना। फर्ज करें अगर मैं इसको कहता हूँ कि टॉप से 80 पिक्सल नीचे आए और राइट को राइट के बजाय हम उसको लेफ्ट पे ही रहने दें, इसकी विथ इसकी कम की हुई है, हाइट कम किया हुआ है। अब ये बजाय ये ऊपर से, ठीक है, व्यू पोर्ट के हिसाब से मूव करने के, ये किस तरह मूव कर रहा है, अपने 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 पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से, बिल्कुल एज अ चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड। अगर तो क्या कहते हैं इसका, फर्ज करें ये इसका पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से काम करेगा, वो फिर व्यू पोर्ट के हिसाब से करेगा। फर्ज करें अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द, एक मिनट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अच्छा ये लिखा हुआ है, however if an absolute position element has no position ancestor, ठीक है, अगर तो इसका कोई भी ancestor वो पोजीशन नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, फिर इसने बॉडी के हिसाब से खुद को मूव करना, आगे पीछे करना, उसके हिसाब से स्क्रॉल करना शुरू कर देना। अभी मैं करके दिखा देता हूँ। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही ये भी इस तरह ही किया हुआ है ना, ये देखिए ना, ये पेरेंट एलिमेंट जो है इसको रिलेटिव कर दिया था, उसने अपनी जगह, बिल्कुल इस टाइम ये चीज अपनी जगह पे स्टिल है, और दूसरा ये वाला नीचे वाला एलिमेंट जो है ये इसके हिसाब से मूव कर रहा है। अगर तो इसका पेरेंट एलिमेंट ये पोजीशन ना होता, हाँ ये मैं इसको रिलेटिव हटा देता हूँ, तो अब इसने बॉडी के हिसाब से मूव करना है आगे पीछे, यार ये देखिए इसका रन करें, अब ये बॉडी के हिसाब से मूव कर रहा है, व्यू पोर्ट कह लें या बॉडी के हिसाब से कह लें, ये बॉडी के हिसाब से कर रहा है, जो भी इसका करीबी मिल जाएगा। मतलब फर्ज करें इसको नहीं मिला, इसके पीछे एक और डिव लगा हुआ था, मैं यहाँ पे फर्ज करें एक और डिव भी बना हुआ है, डिव आईडी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अब इन तमाम चीजों को, ओह, ये क्या हो गया, कंट्रोल एक्स ने इसके अंदर रख दिया। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोजीशन अगर रिलेटिव है, अभी ये इसके हिसाब से काम कर रहा है, ये रिलेटिव इस एलिमेंट के हिसाब से ही काम कर रहा है, इम्पोर्टेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहा। मैं आपको इसको 0 पिक्सल पे करके दिस
paragraph is written inside important चलें ये इसको देख लेंगे क्या है इसने कुछ नहीं कहना अभी अच्छा अभी इसका एक और हम बना देते हैं जल्दी से नंबर इम्पोर्टेंट इसको हम ब्लू दे देते हैं चलें एक हमारे पास ये वाला एलिमेंट आ गया इम्पोर्टेंट उसके बाद एक ये वाला एलिमेंट आ गया ये रिलेटिव वाला ठीक है इसको भी आगे थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि बेहतर समझ लगे अब लग रही है समझ एक हमारे पास इम्पोर्टेंट एलिमेंट आ गया ये वाला जिसको बॉर्डर ब्लू लगा हुआ है एक एलिमेंट आ गया जिसको क्लास लगी हुई है रिलेटिव की वो ये वाला ग्रीन वाला और एक जो तीसरे वाला है इसको क्लास लगी हुई है एब्सोल्यूट की ये किसके हिसाब से मूव कर रहा है जो कि ये वाला चाइल्ड है इम्पोर्टेंट का चाइल्ड है ये इसके हिसाब से काम नहीं कर रहा क्यों नहीं कर रहा अगर मैं आपको इसे भी हम पोजीशन रिलेटिव दे दें ये इसके हिसाब से काम नहीं कर रहा ये किसके हिसाब से काम कर रहा है अपने सबसे करीबी पेरेंट के हिसाब से अगर मैं अब इसको पोजीशन खत्म कर दूं तो वो किसके हिसाब से अब काम करेगा उसने अब इम्पोर्टेंट के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया लेकिन थोड़ा सा मूव हो गया ठीक है अगर मैं बल्कि आप जीरो पे करूं फिर बेहतर समझ लेंगे नहीं ये अपने सबसे करीबी हाँ, इसके हिसाब से लग गया इम्पोर्टेंट के हिसाब से लग गया अगर इसको भी मिला होगा तो फिर किसके हिसाब से जाएगा इसके हिसाब से इसने काम करना शुरू कर दिया अगर दोनों को ही ना लगा होता तो अब इसने फिर बॉडी के हिसाब से काम करना शुरू कर देना जी जी नहीं फिक्स में क्या चीज होती है फिक्स में जब भी हमने किसी एलिमेंट को फिक्स कर दिया वो चीज हमेशा व्यू पोर्ट के साथ फिक्स हो जाती है लेकिन जब हमने एब्सोल्यूट कर दिया ये हमेशा स्क्रॉल करती रहती है इसने स्क्रॉल लाजमी करना है अभी अब करके भी देख लेते हैं ये देखें फर्ज करें मान स्टैटिक और फिक्स में सब बाय डिफॉल्ट जब स्टैटिक में ये चीज है ना हम किसी भी जब पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो चीज पेज के साथ स्क्रॉल होती रहती है फिक्स जो है वो फिक्स हो चुकी है व्यू पोर्ट के हिसाब से ठीक है फर्क की समझ लग गई नहीं यानी कि फर्क आपने ये करना है उसके हिसाब से जब आप बना रहे होंगे डिजाइन बना रहे होंगे जब आपको फर्क पता होगा तभी आप बना सकेंगे लेकिन ये एलिमेंट को करने के लिए वो बैकग्राउंड इमेज को करने के क्लियर है ये चार पॉइंट्स स्टैटिक रिलेटिव फिक्स और एब्सोल्यूट अच्छा तो स्टिकी जो है ये भी तकरीबन फिक्स की तरह ही काम करता है लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें वो क्या फर्क है अभी देखें स्टिकी में फर्ज करेंगे हमारे पास व्यू पोर्ट का एरिया यहाँ से यहाँ तक ठीक है जब हमने स्टिकी पोजीशन कर दिया उसके बाद हम जब भी ये टॉप कहते हैं ठीक है इसने उस टाइम तक वर्क नहीं करना जब तक ये स्क्रोल बार ये एलिमेंट व्यू पोर्ट के पास ना आ जाए जी ये अक्सर ये चीज नैव बार के लिए अक्सर यूज होती है जैसे ही हमारा स्क्रोल बार ठीक है अभी तक ये इधर डिस्प्ले हो रहा है ठीक है इसका पोजीशन हमने क्या कर दिया स्टिकी हमने इसको टॉप दिया ये आगे पीछे मूव नहीं हुआ अभी तक इसने स्टिक उस टाइम होना है जब ये एरिया
क्या बता दिए? कंडीशन एक दे दी है कि तुमने उस टाइम फिक्स हो जाना है जब ये स्क्रॉल बार ये 0 पे आ जाए। जब ये एलिमेंट व्यू पोर्ट के हिसाब से 0 पे पहुंच जाए, उतने ऑफसेट पे पहुंच जाए, तब तुमने स्टिक हो जाना है, फिक्स हो जाना है। किस तरह? नहीं, ये स्टिक ये टॉप से ही कवर वर्क करता है जी। क्लियर? अच्छा, बस ये। अच्छा, उसके बाद उसने कुछ एग्जांपल दी हुई है कि आप किस तरह, ठीक है, किस अपने टेक्स्ट वगैरह को यानी पोजीशन के साथ आगे पीछे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपने घर जाके एग्जांपल खुद चेक कर लेनी है। ठीक है, यानी कि फर्ज करें आपके पास ये एक व्यू पोर्ट एरिया है, आप मुख्तलिफ सेक्शंस पे अपने किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, टॉप लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इसने वो टॉप लेफ्ट के लिए करके दिखाया है। ठीक है, टॉप राइट पे अगर किसी चीज़ को लेके जाना चाहते हैं, तो टॉप राइट के लिए इसने एक एग्जांपल बनाकर दी हुई है कि टॉप राइट पे किस तरह किसी एलिमेंट को शो करवा सकते हैं। ठीक है, बॉटम राइट पे, बॉटम लेफ्ट पे, सेंटर पे किस तरह से आप चीज़ों को शो करवा सकते हैं। ओके, चलिए, ये पोजीशन एलिमेंट इसको सही से आपने समझना है और इसका बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जी इंडेक्स, अच्छा, ये भी लेआउट की प्रॉपर्टी है जी इंडेक्स के। अच्छा, द जी इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। फर्ज करें आपने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया मुख्तलिफ एलिमेंट्स को। ठीक है, अब वो हमारे पास लेयर बन जाते हैं अब मुख्तलिफ एलिमेंट से। फर्ज करें 2-3 एलिमेंट्स थे, आपने सारों को ही वो कर दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, तो वो देखें वो बाद में इस तरह से कुछ उनके साथ चीजें होना शुरू हो जाएंगी। एक लेयर बन गया, एक पीछे लेयर चला गया, एक दूसरा एलिमेंट जिसको आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया था, ठीक है, वो चीज उसके ऊपर आ गई, ओवरलैप कर गई। तो जी इंडेक्स के साथ हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस लेयर पे शो हो। ठीक है, कि अगर हमने इस हेडिंग को इस तस्वीर के पीछे शो करवाना है या आगे वाली साइड पे शो करवाना है। अगर आप में से फोटोशॉप किसी ने यूज किया है, कभी किया हो, ठीक है, कभी किया हो, तो उसमें लेयर्स आपको शो होते हैं कि आपने किस लेयर को किस जगह पे रखना है। अभी इसके वो देख लेते हैं, करें। यहाँ पे हमारे पास इमेज जो है, ये इस तरह से इमेज हमें शो होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। ऐसे ही है ना, बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको कुछ भी ना करें, ये हमारे पास H1 का एलिमेंट आ गया, उसके नीचे इमेज एक आ गई, उसके नीचे ये पैराग्राफ आ गया। अगर हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दें और टॉप और लेफ्ट 0 कर दें, तो इस इमेज ने किधर चले जाना है, लेफ्ट साइड पे 0 और टॉप साइड पे भी 0। तो ये देखें अभी इस तरह से शो हो जाएगी। हाँ, एक चीज और, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में जो चीज फर्क था, जब हम किसी भी एलिमेंट को रिलेटिव करते हैं तो वो अपनी असल जगह नहीं छोड़ता, उसकी असल जो चीज है मतलब उतनी स्पेस वो मौजूद रहती है। लेकिन जब भी हम किसी चीज को एब्सोल्यूट पोजीशन दे देते हैं तो वो अपनी असल जगह से ही हट जाता है, अपने फ्लो से हट जाता है, वो दूसरे एलिमेंट को अपने साथ वर्क करने की इजाजत देता है। ठीक है, कि वो पेज से वो चीज हट चुकी है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम होता है। वो ऊपर चला गया। अब ये जी इंडेक्स क्या करता है, फर्ज करें अब यहाँ पे ये लेयर्स जो हैं अलग से शो हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज अब ऊपर शो हो रही है, तो जी इंडेक्स के साथ हम बता सकते हैं कि ये इस इमेज को हमने किस पोजीशन पर शो करवाना है। जितना ज्यादा नंबर होगा उतनी ज्यादा हाई प्रायोरिटी, तो हमने -1 करके इसकी प्रायोरिटी को
कम कर दिया, बैक कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो -1 जब हम इसको दे देंगे तो ये चीज पीछे चली जाएगी। ठीक है, इसके आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको और भी समझ लगेगी। अच्छा ये देखें, अभी फर्ज करें ये पोजीशन जब हमने इसको रिलेटिव किया था और टॉप से हमने 10 पिक्सल फर्ज करें किया, तो ये इमेज अपनी असल जगह पे से ही मूव करना शुरू हो गई और इसने अपनी असल जगह नहीं छोड़ी थी। ऐसे ही है ना? अगर हम इसको 10 के बजाय 50 पिक्सल करके मैं आपको दिखाऊं, तो इमेज यहाँ पे मौजूद थी, इमेज ने असल जगह अपनी नहीं छोड़ी। ठीक है, उसकी असल जगह जितनी भी थी वो उसने कंटेन अपने लिए रखी हुई थी संभाल के। ठीक है, वो खुद आगे पीछे मूव हो रहा है, कोई भी दूसरा एलिमेंट उसकी जगह पर नहीं जाता अपनी पोजीशन छोड़ के। लेकिन एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ ये चीज काम नहीं करती। एब्सोल्यूट जब भी हमने किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन दे दी, तब उसने अपनी असल जगह को छोड़ देना है। अब इसको एब्सोल्यूट अगर मैं कर दूं, तो इसने अपनी असल को जगह को छोड़ देना। जी जी, इसकी प्रोफेशनल एग्जांपल यूज तो बहुत जगह पे किया है, इस टाइम जेन में नहीं आ रहा किस जगह पे, वो जब यूज केस आता है तो उस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। अभी जेन में नहीं आ रहा, अगर कोई चीज नजर आई तो आपको जी 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 नहीं नहीं, ये डाटा डाटा इनपुट के लिए नहीं, ये सिर्फ ये डिस्प्ले करवाने के लिए किसी भी चीज को। फर्ज करें आप इसको मिसाल ले लें, एक मिनट, कहीं ना कहीं तो मैं आपको शो करवा ही दूंगा। जी जी जी, मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इसको कहाँ यूज किया होगा, तो मैं ढूंढ, एक मिनट। हम्म, जी ये इसकी एक ये बन सकती है। फर्ज करें यहाँ पे ये फ्री वाला जो है पॉइंट, फर्ज करें इसकी जगह बनती है इधर, हमने यहाँ पे एक स्पेन का टैग लगाया है, कोई भी टैग लगा दिया। ठीक है, अभी इसने बाय डिफॉल्ट तो इधर शो होना था। ठीक है, तो मैंने इसको पोजीशन कर दिया और ये वाला एरिया जो हमारा वाइट वाला सेक्शन है, इसको पोजीशन रिलेटिव दे दी। ठीक है, ये इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया और ये वाइट वाला सेक्शन जो है, तो इसको पोजीशन हमने रिलेटिव कर दिया। अ, उसके हिसाब से ये पोजीशन मूव करे। अगर मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव ना किया होता तो ये वाली चीज इसने उठ के बाहर आ जाना था और ये बॉडी के साथ लग जाना था। अब जब मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो मैं इस पे टॉप लेफ्ट वाली प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कहा कि राइट से 10 पिक्सल पे इस तरफ आ जाओ और टॉप से माइनस पे चले जाओ, -10 पिक्सल। तो ये टॉप से -10 पिक्सल होकर ये माइनस ऊपर भी चला गया। एक तो टॉप हम ऑफसेट नीचे की तरफ भी दे सकते हैं और अगर हम चाहें तो ऊपर की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अनदर जी इंडेक्स की एग्जांपल, कि फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे 3 बॉक्सेस आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी को भी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं देते।
ये हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है जिसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स है, एक ग्रे बॉक्स है ये वाला, और तीसरे नंबर पे ग्रीन बॉक्स है। ठीक है। अच्छा, जी इंडेक्स देख रहे हैं ना हम। ये जी इंडेक्स। अच्छा, ये कंटेनर जो है, कंटेनर को हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। ठीक है, ये ऑरेंज बॉर्डर हमने दे दिया। ये कंटेनर एलिमेंट था, इसको पोजीशन, ठीक है, इसकी पोजीशन रिलेटिव है, और इसको हमने बॉर्डर कौन सा दिया हुआ है, 5 पिक्सल ये वाला ऑरेंज। इसके अंदर मजीद कितने बॉक्सेस हैं, 3, एक ब्लैक बॉक्स, एक ग्रे बॉक्स और एक ग्रीन बॉक्स। जब हमने ग्रे बॉक्स और ग्रीन बॉक्स को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, ठीक है, ये अपनी असल जगह छोड़ के, ये भी अपनी असल जगह छोड़ के, और ये भी अपनी असल जगह छोड़ के ऊपर नीचे चले गए। ठीक है, कितना गए हैं, ये टॉप -15 पिक्सल पे चला गया है, तो ये माइनस पे भी जा सकता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि हम किसी भी चीज़ को माइनस पे भी लेके जा सकते हैं। या इसको 10 पिक्सल कर लें। ठीक है, ये टॉप से 10 पिक्सल पे आ गया। ठीक है, इसका जो सबसे करीबी जो पेरेंट था, उसको रिलेटिव लगा हुआ है, वो है ऑरेंज वाला। अच्छा, 10 पिक्सल टॉप से ये आ गया। ग्रे बॉक्स 50 पिक्सल ऊपर से नीचे आ गया। और ब्लैक बॉक्स ये कितना ऊपर से नीचे आ गया, ये नहीं हटा अपनी असल जगह से, ये अपनी असल जगह पे मौजूद है, फिर उसको पोजीशन किया होगा। ठीक है, हमने इस पे टॉप लेफ्ट अप्लाई नहीं किया। अब आपने सिर्फ जिस चीज को समझना है वो हम जी इंडेक्स को समझ रहे हैं। कौन सी चीज, ये सेंटर्ड में किस तरह, ये सेंटर्ड में हमने इसको मार्जिन 30 पिक्सल किया है ना, इस वजह से तो मार्जिन दोनों तरफ से 30-30 पिक्सल मिल गया, मार्जिन लेफ्ट से भी और मार्जिन राइट से भी। नहीं, ये पैडिंग अगर हम इसे दे दें कंटेनर को, तब भी ये काम करेगा, तब अंदर वाला कंटेंट जो है वो सेंटर में आ गया। और अगर हम मार्जिन देते हैं, तो अब इसने खुद मार्जिन ले लिया, पेरेंट एलिमेंट से। अच्छा, जी इंडेक्स से हम क्या समझते हैं, फर्ज करें ना, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, जो इनको एब्सोल्यूट कर दिया, ये अपनी असल जगह से हट चुके हैं। पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, दूसरे नंबर पे ग्रे बॉक्स, और तीसरे नंबर पे ग्रीन बॉक्स। ये ग्रीन बॉक्स अब सबसे ऊपर ही आ रहा है, और बाय डिफॉल्ट भी इसका ऑर्डर इस तरह ही था कि ग्रीन बॉक्स जो चीज जिस तरह से डिफाइन हमने की है HTML में, वो चीज उस तरह से ही शो हो रही है। लेकिन हम CSS की मदद से चाह रहे हैं कि ये ग्रीन बॉक्स ये पीछे डिस्प्ले हो, और ग्रे बॉक्स ऊपर आ जाए। तो उसके लिए फिर हम जी इंडेक्स यूज करेंगे। हम किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें बाय डिफॉल्ट इसकी प्रायोरिटी जो बनती है, ब्लैक बॉक्स की 1 बनती है, ग्रे बॉक्स की 2 बनती है, और ग्रीन बॉक्स की 3 बनती है। अगर हम कहें ग्रे बॉक्स जो है, उसको हम जी इंडेक्स दे दें 2, इसको हमने प्रायोरिटी हाई दे दी, और इसको हम जी इंडेक्स कर दें 1, तो ग्रीन जो है ये पीछे चला जाएगा, और ग्रे बॉक्स ये ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, तो जी इंडेक्स का यही काम है कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ लेयर बन जाए एब्सोल्यूट करने की सूरत, तो हम उसको किस जगह पे शो करवाना चाहते हैं, या फिर हमारी मर्जी, हम एडजस्ट कर सकते हैं CSS की मदद से।
क्लियर? ठीक है, बहुत ज्यादा यानी कि कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं, यानी कि लेयर्स है, लेयर्स को आगे पीछे किस तरह करना है वो हम जी इंडेक्स के साथ कर सकते हैं। अच्छा, ओवरफ्लो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको समझना जरूरी है कि फर्ज करें हमारे पास कंटेंट जो है, हमारी div का साइज, नहीं div का साइज, किसी भी एलिमेंट का साइज, the css overflow property controls what happens to the content that is too big to fit into an area। कि फर्ज करें हमारे पास एक html का एलिमेंट है इतना बड़ा जिसको 200 विड्थ दी गई है और 65 पिक्सल उसको हाइट दी गई है, उसके अंदर हम कंटेंट ज्यादा डाल देते हैं, तो फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उसका कंटेंट उसके अंदर जितना भी लिखा हुआ है हमने वो ओवरफ्लो हो जाएगा और वो चीज बाहर आ जाएगी हमारे पास इस तरह से। तो इसको हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह कंट्रोल करते हैं ये देखें। अब इसको आपने समझना है। ठीक है, हमारे पास एक डिव मौजूद था ये वाला। ठीक है, इसके अंदर हमने कंटेंट लिखना शुरू किया, इतना लिखा कंटेंट। ठीक है, इसकी फर्ज करें अभी इतनी हाइट है। ठीक है, ये इसकी हाइट 200 पिक्सल है, तो 65 पिक्सल और विथ 200 पिक्सल है। ये इतना बड़ा हमने डिव बना लिया। इसके अंदर हमें कंटेंट जो है वो मुख्तसर रखना था, लेकिन अगर फर्ज करें किसी भी वजह से यूजर ने ज्यादा एंटर कर दिया या किसी भी वजह से आपने ज्यादा लिख दिया, तो ये फिर क्या होगा, फर्ज करें इसका कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये चीज इस तरह से ओवरफ्लो होकर दिखना शुरू हो जाएगी। इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगी। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी के साथ सीएसएस की हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अंदर का जो कंटेंट जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए या उसको हाइड कर दें। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो की जो वैल्यू जो है वो विजिबल पे ही सेट होती है। अगर हम इसको विजिबल करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट भी विजिबल ही है। ठीक है, इसके बाद मजीद जो है ओवरफ्लो अगर हम हिडन कर दें तो ये चीज हाइड हो जाएगी। तो इसका नहीं, वो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो उसके साथ जो चीज होनी है वो विजिबल, वो शो हो जानी है ऐसे, स्क्रॉल बार नहीं बनेगा बाय डिफॉल्ट। वो चीज सिर्फ हाइड हो रही है, खत्म नहीं होती, किसी भी खत्म नहीं हो रही, वो सिर्फ हाइड हो रही है। खोल के देखें कौन है? एक टेप होता है, टाइट कौन सी होती है? अच्छा, हिडन करने से वो चीज हाइड हो जाएगी हमारे सामने से। अच्छा, अगर तो हम उसको शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है फिर वो हम स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करने से वो चीज़ हमारे पास स्क्रॉल बार एक आ जाएगा, उसके साथ हम उसको स्क्रॉल शो कर सकते हैं। ये चीज़ इधर भी बन जाएगी इस तरह से और इस तरह से भी बन जाएगी। ये इस तरह से स्क्रॉल बार शो हो गया। ठीक है, अच्छा, ओवरफ्लो, ऑटो और स्क्रॉल में क्या फ़र्क है? ठीक है, ये देखें, ऑटो अगर हम कर दें तब भी ये चीज़ स्क्रॉल बार नज़र आना ही आना है। ठीक है, ये अभी भी नज़र आ रहा है ऑटो में, और अगर हम स्क्रॉल कर दें
तब भी ये चीज़ नज़र आनी ही है। 65 की जगह हम 80 पिक्सल कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर तो हम स्क्रॉल कर दें, ठीक है, फिर अगर कंटेंट कम भी हो तो स्क्रॉल बार हमेशा हमें नज़र आएगा। ये भी कंटेंट इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है कि हमें स्क्रॉल बार नज़र आना चाहिए, लेकिन ये हमें हमेशा ही नज़र आएगा, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। लेकिन अगर हम ऑटो कर दें तो ये स्क्रॉल बार सिर्फ उस टाइम नज़र आएगा हमारे पास जब कंटेंट ज़्यादा हो। इसी तरह हम ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई, यानी कि एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल बार बनना चाहिए या वाई एक्सिस पे बनना चाहिए, वो हम इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ उस टाइम काम आती है जब आपने कंटेंट को इस तरह से लिख दिया हो। फर्ज करें हमारे पास मैंने इस तरह से लिख दिया, अब ये देखें ये जो है स्क्रॉल बार इस तरफ को भी बन गया, इस तरफ को भी स्क्रॉल कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास वर्ड जो है ये छोटे छोटे हों तब हमारे पास उस तरफ को स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टली कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। उस तरफ को स्क्रॉल बार तब भी बनेगा जब हमारे पास लाइन में कंटेंट हमने एक बहुत ही लेंथी सा लिख दिया, अब ये या जब कभी हम डिव बहुत ज़्यादा बड़ी यूज़ कर लेते हैं तब हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। जिस तरह बॉडी में अक्सर हमने कोई एक ऐसा एलिमेंट लगा दिया जिसको विड्थ ज़्यादा दे दी है अपने व्यू पोर्ट से, तो उस सूरत में हम कंट्रोल कर सकते हैं ओवरफ्लो एक्स के साथ और वाई के साथ। तो फिर फर्ज करें ओवरफ्लो हम अगर कुछ भी ना यूज़ करें तो ये इस तरह से शो होगा। फर्ज करें हमारे पास जो एलिमेंट था ये इतना बड़ा था, इसके अंदर कंटेंट जो है ये हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। अगर अब इसे हमें हॉरिजॉन्टली ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो एक्स हिडन, कि हॉरिजॉन्टली इस चीज़ को ख़त्म करना है, तो ये ओवरफ्लो एक्स और वाई यूज़ क्लियर है। द CSS float property. The CSS float property value specifies how an element should float. CSS की float property के साथ हम specify कर सकते हैं कि किस तरह एक element float होना चाहिए। कौन आ रहा है? सर क्लास हो रही सर, वो कर लेंगे सर, थैंक यू। इसको बंद कर देंगे, डिस्टर्बेंस बात करो। The CSS float property specifies how an element should float. CSS float property के साथ हम specify कर सकते हैं कि हमारे जो element हैं वो किस तरफ को float होने चाहिए, वो लेफ्ट साइड को होने चाहिए, राइट साइड की तरफ मूव होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। किस तरह, फर्ज करें हमारे पास कुछ कंटेंट आता है, एग्जांपल देखें जल्दी से। हमारे पास यहाँ पे एक इमेज मौजूद है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लगा दें, ये हमारे पास पैराग्राफ है, एक यहाँ पे हमने पैराग्राफ के अंदर पहले इमेज लगा दिया, उसके बाद हमने पैराग्राफ लगा दिए। हम चाहते हैं कि ये वाला इमेज जो है ये फ्लोट हो जाए और इसके साथ जो भी कंटेंट है वो इसके साथ तैरना शुरू हो जाए। ये इमेज तैरना शुरू कर दे अपने कंटेंट के साथ साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि हम इसको बता सकते हैं कि इमेज को किस तरफ हमने फ्लोट करवाना है। तो अगर हम राइट साइड पे करें तो इमेज ये राइट साइड पे आ जाएगी और कंटेंट इसका जितना भी है वो लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्ली डिस्प्ले होना शुरू कर देगा जी। अगर हम फ्लोट इसको इमेज को लेफ्ट कर दें तो फिर इमेज जो है ये लेफ्ट साइड पे फ्लोट होना शुरू हो जाएगी। फ्लोट का मतलब तैरना, ठीक है, ये हवा में तैरना शुरू हो जाएगी, जितना बाकी इसका कंटेंट है वो राइट साइड पे डिस्प्ले होगा इस तरह से।
अब इस इमेज को मार्जिन जो है ये लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, इसलिए ये इस तरह से शो हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको इधर से खत्म कर दें, मार्जिन मार्जिन को भी हम इधर से एडजस्ट करवा सकते हैं फिर, कि ठीक है किस तरफ से मार्जिन देना है। अगर हमने इसको लेफ्ट किया हुआ है और हम चाहते हैं कि इसका कंटेंट जो है बेहतर डिस्प्ले होना शुरू हो जाए, तो हम इसको मार्जिन राइट 20 पिक्सल कि थोड़ा सा ऑफसेट मिल जाए कंटेंट को, ताकि वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, लग रही समझ? बोर तो नहीं हो रहे? मैंने आपको देखा, आप शायद हो रहे हैं, नींद आ रही है आपको। अच्छा, क्लियर है फ्लोट? पहले बोरिंग थी मतलब किस टाइम? अच्छा ये चीज नहीं। बिल्कुल। दरअसल ना आपने पहले कुछ चीजें की हुई हैं, इस वजह से आपको वो बोरिंग लग रही थी, क्योंकि आपने वो पहले चीज की हुई है। जब कोई नया इंसान जिसने उस चीज को अब तक नहीं देखा, नहीं सीखा, उसके लिए वो चीज हमेशा इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि वो नई चीजें लर्न कर रहा है, उसको कुछ नजर आ रही हैं चीजें। बाय डिफॉल्ट फ्लोट नन होता है, तो बाय डिफॉल्ट जिस तरह आप देख रहे थे वो वैसे ही डिस्प्ले होता है। अब फर्ज करें इसके साथ वो कहता है कि हम अगर मुख्तलिफ एलिमेंट को, बाय डिफॉल्ट हमारे पास डिव एलिमेंट जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, और एक के बाद एक नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में एक के साथ एक एडजस्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो हम उसको भी फ्लोट की प्रॉपर्टी के साथ करवा सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये काम हम दूसरे तरीके से करते हैं, वो हम फ्लेक्स बॉक्स के साथ करते हैं। लेकिन इस ये वाला मेथड यूज करके भी बहुत सारे डेवलपर्स या डिजाइनर्स जो हैं वो पहले मेन्यू बनाते थे, नैव बार बनाते थे। ठीक है, फर्ज करें ना यहाँ पे ये डिव है हमारे पास 3, अगर हम इसको फ्लोट की प्रॉपर्टी ना दें, तो इन्होंने क्या कहते हैं, हमारे आपको पता है डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ठीक है, एक एलिमेंट एक साइड पे आया, दूसरा एलिमेंट नीचे आएगा, तीसरा एलिमेंट उससे नीचे आना चाहिए, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना। अगर हम इसको फ्लोट लेफ्ट कर दें, तो ये अपने इसके अंदर जितना कंटेंट है, ठीक है, इसका साइज ऑटोमेटिकली सिर्फ उतना रह जाएगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, अपने साथ दूसरे एलिमेंट को भी वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। ये देखिए इस तरह से जो तीनों, फिर तीनों एलिमेंट्स हमारे पास डिव जो हैं, इन सारों को फ्लोट एक मिल गया, और ये एक के बाद एक दूसरी चीजें फ्लोट करना शुरू हो गई एक ही लाइन में। तो इस तरह भी हम फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं, जब क्योंकि बहुत सारे इश्यूज बनते हैं इसके साथ बाद में। क्लियर। अच्छा ये जान हो जाए उसके बाद ये क्लियर पढ़ते हैं, तो 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, अजान का टाइम होने वाला है। जब व्हेन वी यूज द फ्लोट प्रॉपर्टी, जब हम फ्लोट यूज कर लेते हैं, एंड वी वांट द नेक्स्ट एलिमेंट बिलो, नॉट ऑन राइट और लेफ्ट, कि हम चाहते हैं कि दूसरा हमारा एलिमेंट जो है इससे नीचे वाला वो फ्लोट ना करे। अभी आपने देखा ना कि हमने सिर्फ एक एलिमेंट को फ्लोट किया, तो दूसरा एलिमेंट ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाता है साथ ही। जब हमने इमेज को किया था तो उसके अंदर का कंटेंट वो भी साथ साथ आ रहा था, फ्लोट होना शुरू हो गया था। लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरा एलिमेंट आपको फ्लोट ना करे, तो फिर आप उसके बाद क्लियर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं फ्लोट खत्म करने के लिए, वरना आपकी वेबसाइट का लेआउट सारा खराब हो जाता है। ठीक है, the clear property specify what should happen with the element that is next to a floating element। the जो क्लियर की प्रॉपर्टी वो यही चीज डिफाइन करती है कि जिस एलिमेंट को हमने फ्लोट कर दिया उसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या किस तरह डिस्प्ले होना चाहिए। द क्लियर प्रॉपर्टी कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। क्लियर
की प्रॉपर्टी जो है हम उसको ये सारी वैल्यूज दे सकते हैं, क्लियर नन, ठीक है, या तो उसको क्लियर नन कर दें, ये बाय डिफॉल्ट नन ही होता है। लेफ्ट साइड अगर हमने किसी एलिमेंट को पहले से फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है और उसके लेफ्ट के असर को खत्म करना है, तो हम क्लियर लेफ्ट की वैल्यू देंगे, ठीक है। अगर हमने किसी को राइट साइड पे किया हुआ है, तो अब हम उसको वैल्यू क्या देंगे, राइट साइड। ये भी आपको दिक्कत नहीं, इसके बाद हम क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसको देंगे, जी जी, क्लियर कर देंगे। या तो बोथ दे सकते हैं, ठीक है, अगर हम बोथ दे दें तो फिर उसने ऑटोमेटिकली वर्क कर जाना है, पहले उसके कुछ भी लगा हो, ये बोथ ने दोनों असर खत्म कर देने हैं उसके, ठीक है। हाँ, राइट को खत्म कर दे और खुद अपने आप को प्रॉपरली एडजस्ट रखेगा अपनी जगह पे जहाँ पे उसे आना चाहिए था, ठीक है। अभी देखेंगे, इसी एग्जांपल देखें, आपको बेहतर समझ लग जाएगी। अच्छा, फर्ज करें अब यहाँ पे वो एग्जांपल 2 शो करवा रहा है ताकि आपको बेहतर समझ लगे कि अगर हमने किसी चीज़ को फ्लोट नन किया है, तब वो किस तरह क्लियर कर दिया है, तब वो चीज़ किस तरह डिस्प्ले होगी, अगर हम क्लियर नहीं करते, तब वो की चीज़ किस तरह से डिस्प्ले होती है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्ज करें कुछ एलिमेंट थे, हमने div1 को फ्लोट कर दिया लेफ्ट, ठीक है, div1 को हमने सिर्फ किया फ्लोट लेफ्ट, तो वो चीज़ फ्लोट होना शुरू हो गई। अब उसके बाद जो div2 जो है वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसको हमने हमने फ्लोट नहीं इसको किया, लेकिन ये इसका कंटेंट ऑटोमेटिकली इस तरह से इसके साथ आना शुरू हो गया और उसने अपनी जगह को छोड़ दिया था, ठीक है। अगर तो हम इसको क्लियर नहीं करते तो इफेक्ट ये वाला रहता है और हमारी वेबसाइट का लेआउट फिर प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं होता। हाँ, अगर तो हम क्लियर कर दें, अब यही तो चीज़ समझानी है कि फर्ज करें अब इसको भी फ्लोट दिया गया है लेफ्ट, ठीक है, ठीक है, div3 को हमने क्या किया है, फ्लोट लेफ्ट दे दिया, तो div3 इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। जो div4 है उसको भी इस तरह से ही डिस्प्ले होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि हमने div4 को क्लियर लेफ्ट कर दिया, ठीक है। अगर तो हम इसको क्लियर ना करते, तो ये देखें इसने भी सेम उस तरह से ही काम करना था जिस तरह ऊपर वाली चीज कर रही है, ठीक है। तो लेआउट को प्रॉपर मैनेज करने के लिए हम फ्लोट के बाद फिर क्लियर को यूज करते हैं, अगर क्लियर की प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे तो हमारा लेआउट ठीक से एडजस्ट नहीं हो सकेगा। लग रही समझ, समझ। अच्छा, तो इसके बाद वो आपको बता रहा है कि एक है कुछ ने छोटी छोटी ना फिर एग्जांपल्स खुद से बना के दी हुई हैं, ये थ्योरेटिकली है, इसको आप जाकर खुद से करना चाहेंगे कि एक क्लास बनाकर रख लें, ठीक है। आप अपने पास CSS की फाइल में क्लास बना के रख लें, आपने जिस चीज़ को भी क्लियर करवाना हो, ठीक है, उसको सिर्फ क्लियर फिक्स ही क्लास दे दिया करेंगे तो ये चीज़ काम करना शुरू हो जाएगी। या अगर किसी भी एलिमेंट को ओवरफ्लो ऑटो कर दें, ठीक है, तो वो चीज़ तब प्रॉपर डिस्प्ले होना शुरू रहती है। बल्कि ये क्या बता रहा है, इफ अ फ्लोटेड एलिमेंट इज टॉलर देन द कंटेनिंग एलिमेंट, इट विल ओवरफ्लो आउटसाइड ऑफ इट्स कंटेनर। कि अगर एक फ्लोटेड एलिमेंट, ठीक है, हमने इस एलिमेंट को फ्लोट किया था और उसका जो कंटेनर एलिमेंट है, ठीक है, इस प्रोग्राम डॉलर, ये वाला एलिमेंट ये लंबा हो गया किस चीज से, इसके बाकी के एलिमेंट से, तो इसका जो पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है, उसको अगर हम बॉर्डर देंगे तो वो इस तरह से ही डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये चीज लंबी हो गई है और ये हवा में तैर रही है इस टाइम, जो चीज तैर रही है हवा में
वो चीज इस तरह ही डिस्प्ले होगी, हवा में तैर रही है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके पेरेंट एलिमेंट को हम ओवरफ्लो ऑटो की प्रॉपर्टी देके कंट्रोल कर सकते हैं। जी, पहले जिस तरह टेक्स्ट को किया था, ये देखिए इसकी एग्जांपल देख लें, बेहतर समझ लग जाएगी। तो ये देखें, यहाँ पे हमने इतना सा पैराग्राफ लिखा था और हमने एक इमेज लगा दी थी। जब हमने इमेज लगा के इसको फ्लोट कर दिया राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे इसका कंटेंट तो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। ठीक है, जिस तरह हमने पहले देखा है कि लेफ्ट साइड पे वो चीज आ जाएगी। लेकिन इसका पेरेंट एलिमेंट है, जो अगर उसको बॉर्डर लगा हुआ है तो वो इस तरह का ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस चीज को फिक्स करने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक वो बना के दिया, एक हैक बना दिया कि अगर इस चीज को आपने फिक्स करना है तो फिर क्या करें, आप इसके पेरेंट एलिमेंट को एक ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी दे दें। ठीक है, ओवरफ्लो उसको ऑटो कर दें तो फिर ये ऑटोमेटिकली इस तरह से काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अगर फर्ज करें मैं इसको भी यहाँ पे कर दूं, डिव, ये वाला था ना, स्टाइल ओवरफ्लो ऑटो, तो देखें अब ये चीज प्रॉपर काम करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये एक उन्होंने हैक बना के दिया हुआ है कि आप इस तरह से फिर एडजस्ट कर सकते हैं अपना कंटेंट। क्लियर होगी? बाकी वो कहता है कि इसकी एक इस तरह से जो है वो पहले डेवलपर करते थे कि ये एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन जो एक नया तरीका है वो इस तरह से हम कर लेंगे, क्लियर फिक्स की एक क्लास बना के रख लें अपने पास। ठीक है, उसमें कुछ ये वाली प्रॉपर्टीज लिख लें। इसमें हमने ये कंटेंट नहीं पढ़ा अभी तक, तो इसकी आपको सही से समझ नहीं लगेगी। इस वजह से वो सिर्फ बता रहा है कि करना क्या है। हाँ, बाद में हम देखेंगे करना। अच्छा, क्लियर बोथ, ये दोनों साइड एक तो क्लियर कर रहा है, अभी आपको चेक करवा देता हूँ। सेम वर्किंग इसकी सेम ही हो रही होगी। अभी जो हमने पहले जो तरीका पढ़ा था, ये वाला, ये हमने ओवरफ्लो ऑटो के साथ किया था। वही काम अब जो डेवलपर्स जो हैं वो इस तरह से करते हैं। ठीक है, इसमें कंटेंट जो है, ये आफ्टर ना आपको उस टाइम समझ लगेगी जब हम यहाँ पे सूडो सूडो एलिमेंट या सूडो क्लासेस में आएंगे। इसमें क्या कर रहा है, ये क्लियर फिक्स के अंदर, इस div एलिमेंट के अंदर ये यहाँ पे एक आके एक न्यू एलिमेंट बना देता है। ठीक है, वो चीज़ हमें नजर नहीं आती। ठीक है, इसको वो कह रहा है कि इसके अंदर कंटेंट जो है वो कुछ भी नहीं रखना आपने। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ खाली कंटेंट ही है। उसको आपने क्लियर बोथ कर दें, ये एक न्यू एलिमेंट बन रहा है आफ्टर। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये एक एलिमेंट बन चुका है। ठीक है, इसे सूडो एलिमेंट कहते हैं। इसको आपने क्लियर बोथ कर दिया, और आपको पता है जब हमने क्लियर बोथ कर दिया तो वो वाला इफेक्ट खत्म हो गया, फ्लोट का असर खत्म हो गया। ठीक है, उसको डिस्प्ले टेबल, ये डिस्प्ले टेबल हमने नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो और ये अलग तरह से थोड़ी वर्किंग है इसकी, इसको भी स्किप कर दें। इसको टेबल का डिस्प्ले दे दें, तो फिर ये क्या करेगा, इसने सेम वही काम करना है जो पहले हम कर चुके हैं, कि इसका पेरेंट एलिमेंट जो है वो प्रॉपर डिस्प्ले होना शुरू कर देगा। जिस तरह इसमें बॉर्डर डिस्प्ले होना शुरू हो गया था ना प्रॉपर, तो ये उस तरह से ही वो काम करना शुरू कर देगा। ये दोबारा से एक हैक है। या तो आप इसको यूज कर लें, क्लियर फिक्स वाले को ओवरफ्लो ऑटो के साथ, या फिर जो न्यू डेवलपर अब जो यूज करते हैं वो एक क्लियर फिक्स की क्लास इस तरह से बना लेते हैं और इस एलिमेंट को क्लियर फिक्स कर दिया, तो सेम यही काम हो रहा है जो ओवरफ्लो के साथ हो रहा है। ये हैक का मतलब एक ट्रिक यूज की है। ठीक है, यानी कि इस तरह की कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है कि ये इस तरह से ही काम होगी।
ठीक है, डेवलपर्स ने खुद खुद से एक्सपेरिमेंट किए कि ठीक है, ये इस तरह से भी काम कर सकती है, कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। डेवलपर जो है वो खुद से अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक है क्या बस कि किसी डेवलपर ने एक एक्सपेरिमेंट करके चीज़ तैयार कर दी कि हाँ ये यूज़ कर लो, इससे वो काम हो जाएगा। अब हो गई क्लियर यहाँ तक? ये क्लियर। तो चलें, ये 4:25 हो गए, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लें। उसके बाद हम फ्लोट की एग्जांपल देखेंगे, इनलाइन ब्लॉक, अलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं। और तकरीबन ना हमारी बहुत सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं कवर अब। ठीक है, अब बाकी वो जो चीज़ें हमने पहले कर ली हैं, उसको यूज़ करते हुए कैसे-कैसे चीज़ें हम काम कर रहे हैं, अब वो चीज़ें आ गई हैं। अब उसको हमने कोशिश करनी है तेज़ी से अब निबेड़ने की अब सीएसएस। हम उस रास्ते पे चल पड़े। ठीक है? तो चलें इंशाल्लाह ये नमाज़ के बाद कंटिन्यू करते हैं। क्लियर एंड क्लियर फिक्स, ये हो गया कवर, आपको सही लग गई समझ? लग गई आपको भी साकिब? अच्छा, उसके बाद वो कुछ बताता है कि फ्लोट की एग्जांपल्स, फ्लोट हम यूज़ किधर कर सकते हैं। फ्लोट इस तरह के बॉक्सेस साइड बाय साइड बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें आपकी वेबसाइट पे मतलब 3 बॉक्सेस इकट्ठे आपने किसी पेज पे लगाने हैं। आपको मिसाल देता हूँ। ठीक है, फर्ज करें ये वाला सेक्शन जो है, ठीक है, 3 बॉक्सेस आ रहे हैं ना नज़र। इस तरह के 3 बॉक्सेस बनाने के लिए, ठीक है, यूज़ किया जा सकता है इसको, फ्लोट को। 2 बॉक्सेस बनाने के लिए, या फिर एक साइड बहुत ज़्यादा बड़ी हो जिसे लेफ्ट साइड बार कहा जाता है, या दूसरी राइट साइड बार, जिस तरह आप ये कह लें। किसी भी एक कोर्स के अंदर चले जाएं कि ये राइट राइट साइड बार आ गई, ये फ्लोट राइट इसको कर दिया, इसको फ्लोट लेफ्ट में ले आए। ठीक है, इस तरह के बड़े सेक्शन बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इमेजेस साइड बाय साइड बता रहा है कि इसके लिए किया जा सकता है। और बहुत सारी उसने एग्जांपल दी हैं। ठीक है, कि किन किन चीज़ों के लिए इसको किया जा सकता है। नेविगेशन मेन्यू बनाए जा सकते हैं फ्लोट के साथ। ठीक है, फ्लोट प्रॉपर्टी किस तरह बनाने हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ इसके जाके जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, फर्ज करें ये इमेजेस साइड बाय साइड किस तरह लगाने हैं, आपने इसको ओपन करके देखना है और कोड को खुद से आप समझना भी है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, कि उसने फ्लोट लगाया इमेज कंटेनर पे। ठीक है, यहाँ पे उसने इमेज कंटेनर, ठीक है, एक इमेज कंटेनर ये बना दिया, एक दूसरा इमेज कंटेनर ये बना दिया, और तीसरा इमेज कंटेनर ये बना दिया। 3 इमेज कंटेनर आ गए। उसने फ्लोट की प्रॉपर्टी दे दी तीनों को। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट, और विड्थ कितनी दे दी उसने, 33.3। ठीक है, तो तीनों जो कंटेनर जो थे उनको 33.3 की विड्थ मिल गई। तो जब यानी कि वो टोटल हुए तो ये 100% उसकी विड्थ कंप्लीट हो गई। ठीक, और उसके बाद में इमेज कंटेनर को उसने 5 पिक्सल पैडिंग दे दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जो दरमियान में आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये पैडिंग की वजह से आ रही है। अगर आप पैडिंग को ख़त्म कर देंगे तो ये उस तरह से स्पेस नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये जो साइड बाय साइड लगे थे ना डिव, ये डिव उस तरह ही लगे हुए हैं। उसके अंदर जो स्पेसेस नज़र आ रही हैं इमेजेस के दरमियान, वो पैडिंग की वजह से आ रही हैं। तो इस तरह से आपने अब जाके खेला करना है खुद से। किसी भी एक एग्जांपल को ओपन कर लेना है और उस एग्जांपल के साथ आपने खेलना है। जब आप खेलेंगे तब आपको बेहतर समझ लगेगी कोड की चीज़ें, आपको बनी बनी मिल जाएंगी। अब आप उसको समझेंगे कि यार ये चीज़ें किस तरह बनी हुई हैं आपस में सीएसएस की प्रॉपर्टीज को मिलाकर।
ये बॉक्स साइजिंग उसने क्यों दिया इसको? अगर तो ये बॉक्स साइजिंग इसको ना दे, जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, उसने सारों को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दी है। अगर ये बॉर्डर बॉक्स ना दे, तो फिर क्या होगा? फिर पैडिंग की वजह से इस इमेज कंटेनर की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, और जब इसकी इमेज का इस कंटेनर की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, तो ये तीसरे वाला जो एलिमेंट है, ये 100 से क्रॉस कर जाएगा और ये फिर चीज़ नीचे आ जाएगी। ये देख लें, अगर तो हम इसको बॉर्डर बॉक्स ना दें तो फिर ये नीचे आ गया। ये क्यों आ गया? क्योंकि जब हम किसी भी एलिमेंट को पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, तो उसका शायद आपने देखा था जब हम पढ़ रहे थे बॉक्स साइजिंग में, ठीक है, एक बॉक्स किस तरह से वजूद में आता है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं उसके साइज को कवर करने के लिए। उसमें बॉर्डर का साइज भी आता है, पैडिंग भी शामिल हो जाती है, मार्जिन भी शामिल होते हैं, सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो जो पैडिंग वाला सिस्टम जो है वो हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से। तो हमने क्या किया, हर चीज़ को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया। फिर बाद में ये थर्ड हर चीज़ को उसने सिलेक्ट करके उसको बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर दी। फिर उसने इमेज कंटेनर थे, उसने बाद में क्लियर फिक्स इधर आके उसने एट द एंड इसका जो पेरेंट कंटेनर था, उसने उसको क्लियर फिक्स कर दिया। जब क्लियर फिक्स कर दिया तो उसके नीचे वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो फिर प्रॉपर्ली वर्क करना शुरू कर देंगी दोबारा से। अभी हमने क्लियर फिक्स पढ़ा था ना, अगर हम क्लियर फिक्स नहीं कर रहे थे तो ये वाला कंटेंट उस तरह से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। तो जब ये क्लियर फिक्स कर देंगे, अब इस पे फ्लोट का असर नहीं रहता फिर। उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन पे फ्लोट का असर नहीं होगा। तो इस तरह से अब आपने छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स को इस तरह ही ओपन करना है और देखना है कि इस चीज़ को बनाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं। और ये सारी वही चीज़ें हैं जो जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन-कौन सी चीज़ें? पैडिंग हमने पहले पढ़ ली है, ठीक है? फ्लोट हमने कवर कर लिया था, विड्थ हमने पहले कवर कर लिया था, ठीक है? अब हमने जिन चीज़ों को कवर कर लिया है, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। तो अब छोटी-छोटी आपके पास एग्ज़ाम्पल्स आएँगी कि हाँ, कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कौन-सी चीज़ बनाई गई है। ठीक है, ये 2 बॉक्सेस थे, ये किस तरह बनाए गए हैं। अगर इसमें ये तीसरी चीज़ लगी है, उसको हटाने से क्या फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है? मैंने अभी बताया ना कि अगर आप इसको हटा देंगे, तो आपको फिर ऑटोमैटिकली समझ लग जाएगी, हाँ यार, ये क्यों लगाया गया था। जब तक आप खुद से हटा कर नहीं देखेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ की समझ नहीं लगनी। तो इस तरह एक-एक एग्ज़ाम्पल करके ओपन करें और उसको आपने चेक करना है कि यार ये क्यों लगाया गया था। अगर मैं इसमें फ्लोट ख़त्म कर दूँ, तो उससे क्या असर पड़ रहा है इस चीज़ पे। अगर मैं इसमें पैडिंग ख़त्म कर दूँ, तो पैडिंग से क्या असर पड़ रहा है। आपने फ़र्क पहचानना है। फ़र्ज़ करें ना, इसको अगर पैडिंग ना दिया जाता बॉक्स को, तो इससे फिर क्या फ़र्क पड़ सकता है। ये बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है। जब पैडिंग 50 पिक्सल दे दी है, तो उसको पैडिंग इधर से 50 पिक्सल मिल गया, लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल, राइट साइड से 50 पिक्सल और बॉटम से भी 50 पिक्सल मिल जाना है। लेकिन ये कंटेंट क्योंकि बॉटम तक नहीं पहुंचा होगा, तो ठीक है, उसको वो चीज़ नहीं उस तरह से डिस्प्ले हो रही, यानी कि वो नजर वो कंटेंट नहीं पहुंचा, ठीक है। तो इस तरह से आपने चीज़ें समझना शुरू करनी है। फिर ये नेविगेशन मेन्यू, ये भी फ्लोट करके बनाया गया है। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर मुख्तलिफ एलिमेंट्स, ठीक है, उनको सारों को फ्लोट लेफ्ट कर दिया जाए, तो एक के बाद एक खुद ही ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम में ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। जब उसको फ्लोट कर दिया, ठीक है, तो एक के बाद दूसरे ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये नेविगेशन बार बनाया गया उन्होंने। हाँ, जब किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को फ्लोट की प्रॉपर्टी दे देते हैं, तो उसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो अपने साइज साइज को उतना डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, उतना ही हो जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट उस तरह का होता है, वो भी उसके साथ आके एक ही लाइन में फिट करने लग जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, तो ये लिस्ट आइटम, ये बाय डिफॉल्ट एक के बाद एक नीचे लिस्ट आइटम रहती है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हर लिस्ट आइटम एक के बाद नीचे शो होती है। अब फर्ज करें ना, मैं इसमें से ये वाली सारी प्रॉपर्टी, कितनी सारी प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ। फर्ज करें मैं इसको फ्लोट लेफ्ट हटा देता हूँ सिर्फ, तो ये देख रहे हैं आप कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। जब हमने लिस्ट आइटम को फ्लोट कर दिया, तो ये जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं, ये एक के बाद एक इधर से इस तरह डिस्प्ले होना शुरू हो गई। विथ उसके अंदर जितना कंटेंट मौजूद है। ये देखिए, अगर इसको ये इसको फर्ज करें ये इतना लंबा टेक्स्ट होता, तो ठीक है, ये इतना बड़ा बन जाएगा वो कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, अब आगे जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही होंगी, ये जितनी भी चीजें नीचे, ये नेविगेशन बार, इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से ही बनने वाली है। ये भी आप ये देखें ना, फर्ज करें ये वेब लेआउट उसने ये फ्लोट में ही आपको समझा दिया है कि जो आपने पढ़ लिया है नेविगेशन मेन्यू, उसने बता दिया कि आप नेविगेशन मेन्यू बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने नीचे बताया कि वेब का लेआउट भी बना सकते हैं। अब आप वेब का लेआउट किस तरह बना सकते हैं? आपने एक यहाँ पे एक बड़ा सा सेक्शन लगा दिया हेडर का, उसमें वेबसाइट का टाइटल दे, नेम दे, कुछ भी करे। एक नीचे फुटर बना दिया, ठीक है, दरमियान में आपने एक बड़ा सा सेक्शन काटा। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर दो मजीद डिव बना दिए। ठीक है, एक डिव को आपने क्लास दे दी लेफ्ट, एक डिव को आपने क्लास दे दी राइट। जो डिव लेफ्ट है उसको उसको आपने 30 या 25 पिक्सल विड्थ दे दी। राइट साइड जो है उसको आपने 75 पिक्सल विड्थ दे दी। तो ये सेम उस तरह ही काम कर रहा है जिस तरह भी हमने ऊपर करना ये सीखा था। ठीक है, इसमें 33% विड्थ थी, इसमें लेफ्ट साइड को फर्ज करें अगर 25 दे दें और राइट साइड को 75 दे दें, तो ये उस तरह काम कर रहे हैं। ये तो वेब लेआउट तैयार है, आपने वो चीज़ पढ़ ली है, सारी चीज़ें आपने कर ली हैं। अब सिर्फ थोड़ा सा ज़हन आपने इनके लड़ाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा ज़हन लड़ाना है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने ज़हन कुछ लाएंगे, ये चीज़ आपके ज़हन उतनी तेज़ी से अंदर यानी कि हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, डेवलपर के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी तो वो डेवलपर है। ठीक है, अच्छा, इसको इसने बनाया किस तरह, उसने नीचे इसका तरीका भी बता दिया कि हेडर और फुटर को उसने बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया। ठीक है, कलर उसने वाइट दे दिया, इसका भी टेक्स्ट वाइट, इसका भी टेक्स्ट वाइट। ठीक है, बाद में कॉलम उसने फ्लोट लेफ्ट कर दिया, क्लियर फिक्स की बना दी। जो मेन्यू वाला था उसने विथ 25% और कंटेंट को 75% विथ दे के उसने काम कर लिया, अपना काम खत्म। जी करेगा, बिल्कुल करेगा। ओवरफ्लो बहुत कर देंगे तो वो काम, वो नहीं, ओवरफ्लो वो ऑटो था। जी, हाँ, क्लियर में बहुत। ठीक।
इस वाले एलिमेंट को जो मेन एलिमेंट था उसने div क्लियर फिक्स दे दिया था इस जगह को, इस div को क्लियर फिक्स दे दिया। इसके अंदर उसने दो कॉलम बना दिए, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। ठीक है, अब उसने कॉलम मेन्यू जो था उसने मेन्यू को विथ 25%, ये वाला मेन्यू, और ये कंटेंट वाली साइड जो थी इसको 75%। पैडिंग कितनी देनी है वो बाद में ऑटोमेटिकली जितनी भी आप एडजस्ट करेंगे वो होती जाएगी। किस चीज़ को क्या आपने पैडिंग दी, किस चीज़ को क्या आपने किया, वो नीचे आपके पास कोड सारा पड़ा हुआ है। और अभी तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी कि जब आप करेंगे ना, पहले इससे करना शुरू करेंगे। ठीक है, पहली एग्जांपल से लेकर तब आपको पता लगना शुरू होगा के लिए इतना सा सिर्फ कोड लिखा गया है। तो इससे नेक्स्ट जो चीज़ आने वाली है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा जब चीज़ें आपको कोड थोड़ा ज़्यादा नहीं नजर आएगा, फिर नई चीज़ें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं लगेगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप पहली मर्तबा ही एक बहुत बड़े वेब पेज का कोड देखेंगे तब आप टेंशन आपको तब होगी जब आप छोटी छोटी चीज़ों को कर रहे होंगे ना, कि शुरू में आपने देखा कि यार ये दो बॉक्सेस का कोड, दो बॉक्स तो इस तरह बने हुए हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने कर ली एक मर्तबा, तो जब आप तीन बॉक्सेस को करने लगेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह 10 बॉक्सेस के लिए वो होते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने पहले छोटा स्टेप लिया हुआ है। क्लियर। तो इस तरह ये फ्लोट को यूज करके आप नेविगेशन मेन्यू भी बना सकते हैं, ये वेब लेआउट भी बना सकते हैं पूरा। यही चीज बाद में, एक तरीका ये है, यही चीज बाद में आप काम फ्लेक्स बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। जब CSS3 में फ्लेक्स बॉक्स आया, जब फ्लेक्स बॉक्स नहीं था तो फ्लोट के साथ ये लेआउट बनते थे। चले आगे मूव करते हैं। जी रिकॉर्डिंग हो रही है। हम मीडिया क्यूरीज करेंगे इंशाल्लाह। ये इसमें से हमने दो चीज़ें करनी है सिर्फ, एक मीडिया क्यूरीज करेंगे और एक फ्लेक्स बॉक्स करेंगे। ठीक है, बाकी करने को तो हम सारा कुछ कर सकते हैं, मैंने वो बताया नहीं, लेकिन अगर आप थ्योरी पर पढ़ के खुद कर लेंगे ना तो वो आपके लिए बेहतर है। क्यों बेहतर है? हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे होंगे CSS में, वरना यानी कि आपको तो ये सारी चीज़ें ना बाद में, थ्योरी जब पढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट आपके ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, वरना हम यहाँ पे बिना वजह टाइम कंज्यूम करते रहेंगे, हम फिर उन चीज़ों की तरफ नहीं मूव कर रहे होंगे जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह ये चीज़ें आपको अक्सर कस्टमाइजेशन करने के लिए खुद यूज़ करनी पड़ेंगी बाद में, वरना क्योंकि जब हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें तो हमें बनी बनाई खुद ही दे रहा होगा वो। जब हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे ना, बूटस्ट्रैप यूज़ कर लें, टेलविंड यूज़ कर लें, टेलविंड CSS, उसमें बहुत सारी चीज़ें तो पहले से बनी बनाई उसमें दी हुई हैं हमें। ठीक है, बाद में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज इसको समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ये बाद में आप कस्टमाइजेशन वगैरह जब कर रहे होंगे उसके लिए ज़रूरी है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। इनलाइन ब्लॉक। अभी तक आपने देखा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं अहमद? ब्लॉक लेवल ठीक है, ये तो यानी कि आपने डिफाइन कर दिया, यानी कि अगर एक वो किया जाए, डिफाइन किया जाए प्रॉपरली, आपने तो इसकी एग्जांपल दे दी, यानी कि प्रॉपरली ये डिफाइन किया जाए ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो कैसे करेंगे? इनलाइन एलिमेंट्स में ऐसा होगा कि सभी एलिमेंट्स एक ही रो में डिस्प्ले होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। जी लेकिन ऐसा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में एवरी एलिमेंट पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा बिल्कुल। उसके लिए। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स अपने पेरेंट एलिमेंट्स की जितनी भी विड्थ होती है, ठीक है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है।
ऑन द अदर हैंड जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो एक के बाद दूसरे के साथ एडजस्ट होते जाते हैं, वो फुल विड्थ नहीं ऑक्यूपाई करते। तो ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आ गया, ये एक न्यू चीज आ गई। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको वो फर्क बता रहा है, कंपेयर बता रहा है, ठीक है, कि हम अगर तो डिस्प्ले इनलाइन को इनलाइन ब्लॉक से अगर कंपेयर करें तो उसमें कौन सा फर्क हमें मिलेगा, वो सिर्फ इसमें सीखना है आपने, ठीक है। अब वो कहता है कंपेयर टू डिस्प्ले इनलाइन, अगर हम डिस्प्ले इनलाइन से कंपेयर करें इस चीज को, इनलाइन ब्लॉक को, the major difference is that inline block allows to set a width and height on the element, ठीक है। हम इनलाइन एलिमेंट को विथ और हाइट नहीं दे सकते, ठीक है। वो उसकी ऑटोमेटिकली ही उसकी विथ और हाइट एडजस्ट हो जाती है। अभी जैसे आपका हमारी आल्सो, जी एक मिनट एक्चुअली सिर्फ, also with display inline block the top and bottom margins paddings are respected, but with display inline they are not, कि जब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी दे दी जाए तो उसके बाद मार्जिन्स और पैडिंग्स भी इफेक्टिव हो जाती हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। जो इनलाइन एलिमेंट्स वैसे होते हैं उनको मार्जिन और पैडिंग्स की प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं, वो काम नहीं करती। इसकी एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन जो पहले जो इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है शायद इसने मिस्टेक कुछ की हुई है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अलाउज टू सेट, अच्छा ठीक है, नहीं ये तो इसने गलत लिखा हुआ, क्योंकि ये तो दे सकते हैं विथ एंड हाइट, ये तो हम इनलाइन एलिमेंट को भी दे सकते हैं, वो जिस इमेज पे होती है, तो ये तो इसने यानी कि इसने मिस्टेक यहाँ पे की हुई है। लेकिन ये जो चीज़ है ये बिल्कुल इसने ठीक लिखा हुआ है, वो हो सकता है ये डब्ल्यू सी स्कूल वाले ने डेफिनेशन उसने गलत लिख दी है, लेकिन ये चीज़ एज इट इज़ ही है कि जो इनलाइन एलिमेंट जितने भी होते हैं, ठीक है, उस पे मार्जिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब इनलाइन ब्लॉक कर दें तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, मार्जिन वगैरह कर सकते हैं हम। ये चीज़ इनलाइन एलिमेंट है ना, इनलाइन तो एलिमेंट है, उसपे हम इनलाइन ब्लॉक के अलावा भी मार्जिन मेरे ख्याल में अप्लाई हो जाता है एक्चुअली सर। देख करके देख ले, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। जी सर। वैसे इनलाइन ये मुमकिन है, टेक्स्ट कंटेंट में तो नहीं होता, अभी आपको करके दिखा देते हैं। इसकी ये देखिए यहाँ पे ना एग्जांपल दी गई है, उसमें बेहतर तरीके से आपको समझ लग जाएगी। अच्छा फर्ज करेंगे डिस्प्ले इनलाइन है, यहाँ पर ना ये स्पैन, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, इसमें ये वाले जो दो वर्ड हैं, ठीक है, ये इसने स्पैन के अंदर रैप किया हुआ है, स्पैन क्लास ए, इन दोनों को स्पैन क्लास ए के अंदर इसने रैप किया हुआ है, और इसको इसकी डिस्प्ले क्या है, इनलाइन, ठीक है, ये डिफॉल्ट वैल्यू ही है स्पैन की। इसने इसको विथ 100 पिक्सल दिया और हाइट भी 100 पिक्सल कर दिया, लेकिन ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अगर हम इसको 200 पिक्सल करें और इसको भी 200 पिक्सल कर दें तब भी ये इस पे इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, ये स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। मुमकिन है इमेज के लिए कुछ अलग से वो कुछ चीज़ हो, लेकिन इमेज के तो टैग के अंदर ही हम यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो इमेज का हो सकता है, सिनेरियो कुछ और हो, केस कुछ अलग हो, लेकिन स्पैन में ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। अभी आपने देखा है, विड्थ को बढ़ा के देख लिया, हाइट भी देख लिया, तो इस पे ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा ये अब दूसरे नंबर पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जब हमने ओ सॉरी इनलाइन ब्लॉक, जब हमने इसी स्पैन को जो यहाँ पे थे, हमने उसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ ही लिखी हुई हैं। उन्हीं एलिमेंट्स को जब हम इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो तब देखें वो विथ
वो भी इम्प्लीमेंट हो रही है और हाइट भी इम्प्लीमेंट हो रही है। अगर इसको डिस्प्ले ड्रॉ कर देते फिर तो उसे नीचे आ जाना था, कभी भी नीचे आ जाता। हाँ, फिर यही देखें वो नीचे यही शो करवा रहा है कि तीसरे नंबर पे उसने क्या किया, तीसरे नंबर पे उसने सेम उसी चीज़ को डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। तो तब वो जब डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया तो वो फिर आपको पता है कि डिस्प्ले ब्लॉक जो है वो हर ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक न्यू लाइन में ही शो होता है। तो इन शॉर्ट इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इनलाइन ब्लॉक वो इनलाइन की भी क्वालिटीज उसमें रहती होंगी, रहती हैं, तो ब्लॉक की भी वही हो ब्लॉक की जाती भी है। आ जाती हैं। कुछ क्वालिटीज़ वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है? तो अब इसमें हम मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं, वो जो इसमें यूज़ नहीं किए जा सकते थे। द फॉलोइंग एग्जांपल शो, ठीक है ये। अच्छा, अब ये बता रहा है कि इनलाइन ब्लॉक को यूज़ करते हुए भी अब आप नेविगेशन लिंक बना सकते हैं। ठीक है? पहले एक तरीका जो है हमने वो फ्लोट के साथ सीख लिया। ठीक है? अब वो वही चीज़ हम अगर इनलाइन ब्लॉक के साथ करना चाहें, तो वो इनलाइन ब्लॉक के साथ भी वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और वो थे ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जब तो वो आपने इनलाइन में भी उसकी अप्लाई हो जाएंगे। जब आप किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को जो लिस्ट आइटम बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। जब आपने उसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया, तो वो एक के बाद एक दूसरा एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा एक ही लाइन में। ठीक है? तो हम उसको यूज़ करते इनलाइन ब्लॉक को यूज़ करते हुए भी हम नेविगेशन बार बना सकते हैं। ठीक है? बाद में आपने इसको स्टाइल जिस तरह का भी करना है वो आपकी मर्ज़ी है। इसने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है, अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर ना करें तो ज़ाहिर-सी बात है वो लेफ्ट साइड पे शो होगा। फिर आप इसको जैसा मर्ज़ी कलर दें, जैसे बैकग्राउंड दें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहें तो सेम जो इसने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी थी, ये फ्लोट एग्ज़ाम्पल पे उसने आपको ये यहाँ पे नेविगेशन बार बनाना सिखाया था यहाँ पे नीचे। अगर आप सेम यही कलर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें यहाँ पे, ठीक है? बैकग्राउंड कलर, नेविगेशन का कलर, तो सेम वही चीज़ आप इनलाइन ब्लॉक के साथ ही बना सकते हैं, जो चीज़ आपने फ्लोट के साथ पहले बनाई। ठीक है? लग रही है ना समझ चीज़ों की? कोई किसी किस्म का इश्यू? चलिए उसके बाद अलाइन। Does CSS layout horizontal and vertical align? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अलाइन किस तरह कर सकते हैं इन चीज़ों को सीएसएस के साथ? ठीक है? लेआउट जब हम बनाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को सेंटर में लाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को राइट साइड पे, बहुत सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड पे लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं? वो चीज़ें भी मैंने पहले से पढ़ी हुई हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखें, अगर तो आपने सेंटर करना है किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को, तो वो किस तरह आप कर सकते हैं, वो उसने आपको नीचे तरीका पूरा बता दिया। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। आप देखें मार्जिन भी आपने पहले पढ़ा हुआ, विड्थ भी पहले पढ़ा हुआ, बॉर्डर भी पहले पढ़ा हुआ, पैडिंग भी पहले पढ़ा हुआ है। हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, अगर हम उसको विड्थ दे दें सिर्फ 50% और उसको बॉर्डर दे दें, तो वो आपको इस तरह का डिस्प्ले होना शुरू कर देगा। लेकिन ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले होगी, ऐसे ही है ना? जब हमने इसको मार्जिन ऑटो कर दिया, तो इसने लेफ्ट से भी अपनी जगह छोड़ दिया, राइट से भी अपनी जगह छोड़ दी और इसने अपने आप को सेंटर में कर दिया। एक तो तरीका यही है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को सेंटर करने का। फिर ये चीज़ फ्लेक्स बॉक्स के साथ भी होती है, ठीक है? अब एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको आगे बल्कि इसमें ही, इस सेंटर करने वाले इसमें ही, आपको पता लग जाएगा कि आप एक ही काम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है? मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई करके सेम वही काम कर सकते हैं। तो जब आप किसी के कोड को पढ़ रहे होंगे और हो सकता है कि आपको वो तरीका उस तरह से ना आता हो,
आपको वो चीज़ दूसरे तरीके से करनी आती हो, ठीक है, आपने दूसरा तरीका पढ़ा हो और किसने किसी दूसरे तरीके से वही काम किया हो, तो इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। एक डेवलपर कोई और मेथड यूज़ कर रहा है, दूसरा डेवलपर दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकता है और ये उसकी अपनी मर्ज़ी हो सकती है। आपको जो चीज़ आसान लगेगी आप वो टूल यूज़ करेंगे, उसको जो चीज़ आसान लगेगी वो टूल यूज़ कर लेगा, ठीक है? आप दोनों लकड़हारे हैं, उसको छुरी से लकड़ी काटना आसान लगता है, आपको आरी से आसान लगता है, ठीक है? तो इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। तो ये मार्जिन के साथ और अगर फिर बताता है कि टेक्स्ट को किस तरह सेंटर करना है, वो हमने पहले से प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, वो उसके लिए टेक्स्ट लाइन सेंटर है, वो हम कर सकते हैं। तो फिर बताता है सेंटर इमेज किस तरह कर सकते हैं। फिर उसने एक तरीका बताया, या तो इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो कर दो, विड्थ उसकी एडजस्ट कर दो। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सिंपली इस इमेज को हम रैप कर दें एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर, और उस ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें। जब टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे तो इमेज वो सेंटर में चली जाएगी। नहीं मतलब ये देखिए ना, अच्छा आपको एक चीज आपको मैंने हमेशा वो पहले बताई थी कि कोई भी एलिमेंट है, वो चाहे स्पैन है या इमेज का टैग है, आपने उसको समझना यही है कि ये बॉक्स ही है हमारे पास। तो इमेज का ये बॉक्स ही है हमारे पास, वो स्पैन जो है वो बॉक्स ही है, ठीक है? तो अगर उसका पेरेंट एलिमेंट वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और पेरेंट एलिमेंट को आपने टेक्स्ट में सेंटर कर दिया, तो वो बेसिकली किस चीज को सेंटर में लेकर जा रहे हैं? उस बॉक्स को ही सेंटर में लेके जा रहे हैं। तो वो चाहे इमेज है वो भी बॉक्स है, स्पैन का टैग वो भी बॉक्स है, उसने उस बॉक्स को सेंटर में लेकर जाना है, ठीक है? तो अब ये देखिए, तो इस तरह से ही इसने तो यानी कि उस इमेज को ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना दिया, लेकिन वो तरीका भी अगर इम्प्लीमेंट करता तो उससे भी हो जाना था। अगर आप कहते हैं तो आपको इधर ही करके दिखा देता हूँ 1 मिनट में। कर दे चलेंगे देखिए। को ब्लॉक लेवल किसको? नहीं, फर्ज करें ना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्ज करें इमेज है, इमेज ये यहाँ पे इस तरह मौजूद है, ठीक है? हमने क्या किया, एक तो तरीका उसने आपको करके दिखा दिया, मैं उसे कुछ हटके करके दिखा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि एक मैंने डिव बनाया, यहाँ पे उस डिव को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है? इस इमेज को उठा के मैं ये कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ डिव अब, ठीक है? अभी तक देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ये डिव, इसके अंदर जो कंटेंट है इसको सेंटर में ले आओ फिर। तो मैंने जब रन किया तो वो सेंटर में चीज आ गई। उसने किसी अलग तरीके से किया होगा, मैंने किसी अलग तरीके से कर दिया, लेकिन काम सेम हो रहा है। जी, अगर तो आप इमेज को इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब इमेज के अंदर, इमेज के टैग के अंदर क्या हमने कुछ ऐसा रखा है जो इमेज के अंदर वाली चीजों को सेंटर में लेकर आ रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि इमेज खुद इनलाइन टैग है, उसके अंदर हमने कोई कंटेंट नहीं रखा हुआ, ठीक है? इमेज खुद इटसेल्फ एक बॉक्स है छोटा सा, इमेज खुद इटसेल्फ इतना सा बॉक्स है, ठीक है? क्लियर? उसके बाद वो कह रहा है कि पोजीशन एब्सोल्यूट करके भी आप कर सकते थे, चीज़ों को लेफ्ट राइट लेके जा सकते हैं। एक तरीका ये, फ्लोट करके भी लेके जा सकते हैं, फ्लोट राइट करके चीज़ों को लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लेके जा सकते हैं, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आज ही हमने पढ़ी हैं। पोजीशन भी हमने आज ही पढ़ा है, फ्लोट भी हमने आज ही पढ़ा है। तो आपने देखा कि हम पोजीशन के साथ भी चीज़ों को आगे पीछे लेके जा रहे थे, ठीक है? टॉप लेफ्ट राइट बॉटम की प्रॉपर्टी यूज करके फ्लोट के साथ भी हम लेकर जा रहे थे, तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, जो हमारी
मर्जी जो हमारा दिल करता है, काम एक ही हो रहा है। फिर क्लियर फिक्स है उसने फिर यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया, ये चीज़ उसने पहले भी बताई थी कि क्लियर किस किस तरीके से किए जा सकते हैं, उसने करके बता दिया। उसके बाद वो कहता है कि सेंटर वर्टिकल, किसी चीज को सेंटर में लेकर आना है, वो किस तरह लेकर आ सकते हैं वर्टिकली। पहले हॉरिजॉन्टली चीजें हम सीख रहे थे, चीजों को हॉरिजॉन्टली किस तरह सेंटर में लेकर आ सकते हैं, अब वो वर्टिकली एक एलिमेंट को सेंटर में किस तरह लेके आ सकते हैं। फर्ज करें ये कंटेंट था हमारे पास, ठीक है, इसने ऊपर से इतनी स्पेस दे दी और नीचे से इतनी स्पेस देकर इसको सेंटर में लेकर वर्टिकली वाई एक्सिस पे, वो की मदद से आया है, पैडिंग देकर। इसने, हाँ ये मुहैया करना पड़ना है हाँ, थोड़ा। कि ये कितने पिक्सल उसने किए, क्योंकि अगर तो इसको विथ हाइट कुछ भी नहीं लगी हुई, और ये उस केस में ही है कि जब हाइट ना दी हो उसने, तो फिर ये कर रहा है। अगर तो हाइट दी होती फिर इस तरह से नहीं होना था, फिर उसको मुझे करना पड़ना था बहुत ज्यादा। तो उसके लिए वो हम फ्लेक्स बॉक्स है, वो तुम्हारे तमाम तकरीबन प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। हाँ, नहीं नेक्स्ट इसके लाइन। वो हम आपको जब वहां पहुंचेंगे ना उस टाइम देखेंगे इंशाल्लाह। फिर एक चीज, वो सेंटर में किस तरह लेकर आ रहा है, एक तो पैडिंग देकर उसने इसको सेंटर कर दिया, दूसरा टेक्स्ट लाइन के साथ वो टेक्स्ट को सेंटर कर दिया, तो ऐसा ये फील हो रहा है कि सेंटर में कंटेंट है, जिसने करके वो तरीका बता दिया। वो लाइन हाइट के साथ भी होती हैं चीज़ें, और ठीक है, उसने एक ट्रिक दी है कि अगर फर्ज करें आपकी हाइट जो, बल्कि उसने थ्योरी भी इधर लिखी हुई है, इसको पढ़ के आप ऐसे ही समझ जाएंगे। वो कहता है कि अनदर ट्रिक, एक और भी ट्रिक है। अब ये आपको ट्रिक्स पे ले आया है, पहले तो उसने प्रॉपर्टीज बता दी हैं सारी, अब उसने छोटे छोटे ट्रिक्स भी लिखे हुए हैं कि जहन में आपको, आप ये वाला ट्रिक यूज करें तो ये काम हो सकता है। इसकी कोई प्रॉपर ये वो नहीं है, डेफिनेशन नहीं है उसमें, सीएसएस की बुक में। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसको यूज करके आप कोई काम करते हैं। कि अगर आपने वर्टिकली ही किसी चीज को लेकर आना है सेंटर में, तो इसका एक और ट्रिक क्या है कि आपने फर्ज करें इसको हाइट दिया हुआ है एक एलिमेंट को 200 पिक्सल, ठीक है, उसी चीज को अगर आप लाइन हाइट भी दे दें 200 पिक्सल, तो वो चीज वर्टिकली सेंटर में आ जाएगी। ये भी आपको करके दिखाते हैं कैसे हो रहा है, ये देखें। अच्छा, मैंने कहा है ना कि अब आपने करना क्या है, घर में जाके बस ट्राई इट योरसेल्फ, आपने खेला करना है। फर्ज करें ये लाइन हाइट अगर वो ना देता, सिर्फ उसने ये ऐसे किया हुआ था, इसने टेक्स्ट लाइन इसको सेंटर कर दिया, वो चीज टेक्स्ट तो सेंटर में आ गई, ठीक है, हाइट इसकी 200 पिक्सल थी, बॉर्डर उसने ये दिया हुआ है। अब आप इसको सेंटर में भी लाना चाहते हैं, ये आपकी डिमांड है कि आपने सेंटर में लेकर आना है, तो सेंटर में लाने के कौन कौन से तरीके हैं, उसमें से उसने आपको एक ट्रिक सिखा दी है, ठीक है, कि अगर आप इसको लाइन हाइट भी दे दें 200 पिक्सल, तो ये चीज सेंटर में आ जाएगी। अब आपने इसको फिर कम करके देखना है क्या ये वाकई इस तरह काम कर रही है। 100 पिक्सल अगर मैं इसको लाइन हाइट दूं, ठीक है, तो फिर इसके ये किस जगह पे पहुंचती है, फिर वो इस जगह पे पहुंचती है। क्योंकि वो ऐसे ऑक्यूपाई कर रहा है, हाफ ऊपर से कर लेगा हाफ नीचे से हाफ कर नीचे से लाइन। नहीं कर रहा, ये ऊपर से ही कर रहा है। लाइन हाइट, ये पैराग्राफ की लाइन हाइट को कर रहा है, और पैराग्राफ की लाइन हाइट हमने बहुत पहले पढ़ा था टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये ट्रिक्स हैं छोटी छोटी, और ये सिर्फ उस टाइम वर्क कर रही होंगी। अच्छा, ये वाली स्पेशली जब आपके पास पैराग्राफ बहुत छोटा, अंदर वाला कंटेंट बहुत छोटा है, अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं, फिर तो आप ये वाला इम्प्लीमेंट खुद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दुश्वारी पेश आएगी, आपने कहना है कि नहीं ये चीज़ बेहतर नहीं है मेरे लिए। फर्ज करें इसको मैं मल्टीपल लाइंस का कंटेंट बना देता हूँ, ये देखिए। अच्छा, ये है हमारे पास। अब अगर मैं इसको 300 200 पिक्सल करूँ, इसको होना नहीं चाहिए था। मजीद बढ़ा दें। अब ये देखें इस चीज सेंटर में नहीं आ रही, क्या आ रही है,
अभी भी सेंटर में आ रही है। अच्छा सही है, ठीक है। इसने इसके अं, इसने पेरेंट एलिमेंट को लाइन हाइट दिया होगा, ठीक है। अगर तो हम पैराग्राफ को ये करें, लाइन हाइट दे दें इतना, तो फिर वो अलग तरीके से काम कर रहा होगा, ठीक है। वो फिर हर पैराग्राफ के अंदर की लाइन को वो 200 पिक्सल से के हिसाब से वर्किंग करना शुरू कर देगा। हमने फ्लेक्सो में देख, अच्छा कुछ चीजें हैं वो डिफिकल्ट हैं, लेकिन ये ट्रिक्स लोगों ने खुद से कुछ बनाई है। इस तरह की चीजें वो खुद से एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी कर लेते हैं। ये ट्रिक्स हैं भारत, एट द एंड ये सेंटर में लाने के लिए ये चीज उसने करके बताई है, वरना इसका बहुत ही आसान हल वो फ्लेक्स बॉक्स है, जो चीज हमने करनी भी है, ठीक है। और पोजीशन के साथ कर सकते हैं। इस चीज को तो मैं खुद भी इम्प्लीमेंट नहीं करता, जिस तरह आपने कहा ना ये हमने नहीं करनी, तो मैं भी इस मेथड को नहीं करता। मैं फ्लेक्स बॉक्स ही यूज करता हूँ, लेकिन इस तरह से भी हो सकती हैं चीजें। और ये चीजें आप उस टाइम, अच्छा ये उसने वर्टिकली लाइन फ्लेक्स बॉक्स के साथ करने का तरीका भी बता दिए, ठीक है। वो लेकिन इस जगह पे आपको समझ नहीं लगेगी। ये चीज आपको कब समझ लगेगी, जब आप फ्लेक्स बॉक्स का पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे, जो हमने फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन उसने एक तरीका वो पहले से ही लिख के बता दिया कि एक ये भी मेथड है हमारे पास। उस इसमें क्या होता है कि आपने जिस, चलें ये जब हम करेंगे तो उस टाइम इसके बारे में मजीद देखेंगे, ठीक है। अब लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। 5:30 हो चुके हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये कम्बिनेटर्स, सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट्स, इसमें आप मजीद कुछ ऐसे सिलेक्टर्स पढ़ेंगे जिनको हम यूज करके एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। सिंपल सिलेक्टर पढ़ेंगे, H1P। अब ये जो है ये थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, कल हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, ठीक है। बाकी ओपेसिटी, नेविगेशन बार, ये वो चीज़ें हैं जो जिस तरह भी हम ये अलाइन नहीं हमने सीखा, ये नीचे बाकी उसके बाद ओपेसिटी, नेविगेशन बार, ड्रॉप डाउन्स, ये हम उस तरह से ही जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे कि ड्रॉप डाउन को सीएसएस की किस तरह से प्रॉपर्टीज के साथ बनाया जा सकता है, ठीक है। गैलरी किस तरह बनाई जाती है, फॉर्म्स में कौन से कलर, ये सारी चीज़ें बाद में इस तरह ही हैं, गुजरने वाली हैं। लेकिन ये जो है ना, ये तीन चीज़ें कम्बिनेटर, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट, ये कुछ चीज़ें देखने वाली हैं आपके लिए कि किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से डेवलपर्स टारगेट करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। और आप दोनों से यानी कि भी क्विज करने लग जाएंगे। बाकी अगर आप मेरे साथ